हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक ब्रीफ में बताया था कि जैसे कि पेपर 2 है, उसकी हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, उसके लिए हमारा रोड मैप क्या रहना चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, या फिर आप एक रिपीटर भी हैं और आपको लगता है कि आपका पेपर 2 अच्छा नहीं गया और उसके क्या रीजंस हैं, तो आप वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, आप उस फेज में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है। सो आज हम ऐसे राइटिंग को डिटेल में समझेंगे कि ऐसे में क्या कुछ होना चाहिए, उसका एक जो सही फॉर्मेट है वो क्या होता है और हमें ऐसे को कैसे डील करना है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, एक और रिमाइंडर, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रही है, चीजें आपके लिए हेल्पफुल है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाउ, यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2025 जैसे मैंने बताया उनके लिए है। ऐसे राइटिंग का अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें ना 4 ऐसेज पूछे जाते हैं पेपर में। जैसे आपको क्वेश्चन मिलता है, उसमें आपको 6 देते हैं, उसमें से आपको 4 करने होते हैं। 4 ऐसेज आपने लिखने होते हैं 6 में से। ठीक है। सो वो आपकी नॉलेज पे डिपेंडेंट है, अब आपको कितना कौन सा अच्छे से आता है, वो वाला ऐसे आपको पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ के जाता है। उसमें कोई मतलब वो नहीं होता कि आपको पहले अगर दे रखा है तो उसको पहले ही अटेम्प्ट करना है या फिर दूसरे पे दूसरे में। नहीं, ऐसे में अगर आपको 4 ऐसे लिखने हैं, उस 4 में से आपको जो अच्छे से आता है, जो आपको बढ़िया तरीके से आता है, वो आप पहले लिखो। उसके बाद आप कंटिन्यू करो उसी तरीके से सीरीज को। हाँ, पर वो तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि उसमें पेपर में लिखा हुआ भी आता है। ऐसे के लिए जगह अलग होती है और रिपोर्ट के लिए अलग होती है, आर्गुमेंट के लिए अलग, तो आप वो स्विच तो कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो इसमें ना हमें बेसिकली 3 पेजेस मिलते हैं एक ऐसे के लिए। 3 पेजेस 1 ऐसे। जैसे 3 पेजेस कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे एक पेज है तो इसका दोनों साइड और अगला एक एक साइड। ठीक है। तो उसमें से हमें टारगेट कितना करना होता है, एटलीस्ट हमें 2.5 पेज तक का टारगेट करना ही होता है कि हम वो जो है ना स्पेस यूटिलाइज करें, ताकि वो हमारे जो वर्ड लिमिट है वो कम भी ना रहे और हम उसको एक्सीड भी ना कर दें। ये 2.5 पेजेस आप कैसे करोगे, कई बार कई ऐसे ऐसे होते हैं जिनमें ना हमारे पास कंटेंट ज्यादा होता है, तो हम ना बहुत ज्यादा भावनाओं में बह जाते हैं और उसको वर्ड लिमिट को एक्सीड कर देते हैं। कई बार हमारे पास कंटेंट होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम उसी को खींचते हैं या फिर हम कम लिख के आते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि इसको हम बैलेंस कैसे बनाएं, ऐसे को एक बैलेंस जैसे कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो उसके बाद ये आपको पता लग गया कि इतना पेजेस हमें यूटिलाइज करना होता है और 4 एसेस मिलते हैं, जिसमें कि हर एक ऐसे 20 मार्क्स का होता है। और माइंड में अपना एक कैलकुलेशन बना के चलो, इससे आपका पेपर कभी नहीं छूटेगा। बेसिकली 20 मिनट दो एक ऐसे को, ऑन एन एवरेज एक ऐसे को 20 मिनट देना है। कंप्लीट आपके पास कितने हो गए, 80 मिनट्स। 80 मिनट्स में आप कोशिश करो कि आप चारों ऐसे अपने लिख लो। ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट की बात करेंगे हम। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। ठीक है। तो जिनको नहीं पता, इसमें ऐसे में सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होता है, हमें टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होता है। जो सेकंड होता है वो हमारा बॉडी होता है। अब इस बॉडी में भी जैसे आगे भी मैंने समझा रखा है, पर यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ कि अब बॉडी में हमें जैसे आर्ग्यूमेंट्स देनी होती है। ठीक है। जैसे एक आर्ग्यूमेंट हमने दे दी, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2। अब इसका भी एक एग्जाम्पल या फिर 2 एग्जाम्पल, आपकी मर्जी है, 2 भी दे सकते हो, और इसके भी एग्जाम्पल। ठीक है। या फिर अगर कोई ऐसा ऐसे है जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दिख रही हैं, जैसे कि यूसीसी है। ठीक है। ये सिविल कोड वाला, इसमें अगर आपको देखना तो इसके अगर इम्प्लीमेंट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो इसके 2 आर्ग्यूमेंट्स हो गए ना आपके पास। तो उसमें आप इसमें क्या अपने एग्जाम्पल्स रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या होता है, इसमें भी आगे हम डिस्कस करेंगे, बट आपको कंक्लूजन में क्या होता है, पूरा समराइज कर देना होता है ऐसे को। आपको स्टार्टिंग से जो आपने लिखा और एंड तक जितना है, और इसका वे फॉरवर्ड क्या है, आगे इसमें क्या हो सकता है और क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो वो सब आप कंक्लूजन में लिखते हो। बेसिकली हमें अपने ऐसे को कंक्लूड करना होता है। तो आपको पता लग गया होगा कि ऐसे के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है हमारा बॉडी, और तीसरा होता है कंक्लूजन। ठीक है। ये 3 पार्ट्स होते हैं एक ऐसे में। उसके बाद, अब ऐसे आपने लिखा, उस ऐसे में जो आपने लिखा उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है ग्रामर। ठीक है। तो ग्रामर जो है ना, आपको अवॉइड करने हैं ग्रामेटिकल एरर्स।
ग्रामेटिकल एरर, ये कम से कम रखने हैं आपने, ये नहीं करने। ठीक है। फिर आता है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। अब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कई बच्चे क्या करते हैं ना, बस सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस। नो ऑफेंस टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, बट ऐसा होता है कई बार ना, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनका थोड़ा सा हाथ मतलब वो तंग होता है इंग्लिश में। तो जब उनकी कॉपी में चेक करती हूँ मैं, तब भी देखती हूँ कि उनका क्या रहता है, ये ऐसे तो वो चलो हिंदी में लिखते हैं, बट आगे अगर वो आर्ग्यूमेंट भी लिख रहे हैं, रिपोर्ट भी लिख रहे हैं, तो वो सब भी मैं देखती हूँ ना, तो वो बहुत ही सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और कई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी तंग होता है, वो वैसे ना लिख नहीं पाते, उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती, वैसे उनका ग्रामर ठीक रहता है, तो उनसे ना अच्छे सेंटेंसेस नहीं मिलते बनते। तो इसमें ना सिंपल सेंटेंसेस की बजाय ना हमें थोड़े से ना सेंटेंसेस को इम्प्रूव करना है। वो आप इम्प्रूव कैसे करोगे, तो आप ना कंजंक्शंस यूज करेंगे, थोड़ा ना कंजंक्शंस का यूज करेंगे हम, जैसे मीन वाइल, मोरेवर, मोरेवर, ठीक है, मोरेवर हो गया, और मोर ओवर, सॉरी, गलत, जल्दी से निकल गया मुंह से। ठीक है, सो मोर ओवर हो गया एंड मीन वाइल हो गया। ठीक है, जैसे बीच में आपने बट लगा लिया, बट को बट कनेक्ट कर देगा दो सेंटेंसेस को, तो ये सारे ना कंजंक्शन यूज करने हैं हमने। इससे हमारा जो सिंपल सेंटेंस है ना वो इम्प्रूव हो जाएगा, और थोड़ी सी अच्छे सेंटेंस बनेंगे। मैं ये नहीं चाहती कि, मैं ये नहीं बोल रही कि आप वो ज्यादा फैंसी वो ऐसे लिखो, बट थोड़ा सा ना हमें वो अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करना है, बिल्कुल वो छठी सातवीं वाले सेंटेंसेस नहीं बनाने। ठीक है। अब आते हैं टेंसेस में। अब जितना हो सके ना टेंसेस की जो मिस्टेक्स है वो अवॉइड करना, क्योंकि ये ना इवेलुएटर, ये ना थोड़ा इरिटेट कर देता है, जो इवेलुएट कर रहा होता है उसको, क्योंकि बार बार फिर उसका मीनिंग ही नहीं निकलता। आप अगर टेंसेस में गलती कर रहे हो ना, तो आपका जो सेंटेंस होता है ना वो मीनिंगफुल ही नहीं होता, तो उसका मीनिंग ही नहीं निकलेगा ना, तो फिर वो फिर एग्जामिनर को वो कर देता है, इरिटेट कर देता है। ठीक है। उसके बाद ग्रामर हो गया। फिर ग्रामर तो देखो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको ना पेपर 2 में जो ग्रामर का सेक्शन आता है लास्ट में 25 मार्क्स का, उसमें भी हेल्प करता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वो अच्छी कर लो अपनी, उसमें 25 मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर वो अच्छी है ना, तो वो आपको इसमें भी काम आएगी, राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव करेगी आपकी। ठीक है। स्पेलिंग एरर्स, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, स्पेलिंग एरर्स आप कर सकते हो, एक या दो हो गई चलता है, जैसे कि कहीं ई लगाना भूल गए, कहीं ए लगाना भूल गए, ये थोड़ा बहुत है कि चलो यार वो एक हम जोन आउट हो जाता है लिखते लिखते, वो बीच में छूट जाती है कई बार, तो ये इसकी माफी है। ठीक है। पर अगर एक लाइन है, 5 वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, उसमें से ना 3 स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, तो फिर वो हाईलाइट हो जाता है, और उसके फिर वो इम्प्रेशन गलत जाता है। ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है। प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अब आपको ना, मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी राइटिंग बहुत ही अव्वल दर्जे की हो, वो राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, और प्रेजेंटेशन भी ना थोड़ी नीट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक पैराग्राफ वो टेढ़ा जा रहा है, दूसरा पैराग्राफ इधर साइड जा रहा है, ठीक है, और दूसरे ना आपस में जैसे घुसे पड़े हैं और इतना कंजस्टेड लिख रखा है, वो नहीं होना चाहिए। वैसे राइटिंग तो मेरी भी अच्छी नहीं है, बट ऐसा होता है कि थोड़ी नीट होनी चाहिए, साफ साफ जो आपने लिखा है ना वो एग्जामिनर को समझ आ जाए कि हाँ यार ये बताना चाह रहा है या फिर बताना चाह रही है, और ये इसकी चलो राइटिंग का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। फिर आते हैं फ्लो चार्ट्स और ग्राफ्स। ये फ्लो चार्ट्स और ग्राफ्स आप बना सकते हैं, इससे आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी, इम्प्रूव, और आपका टाइम बचेगा आपका, और ये उसमें भी हेल्प करता है जिसमें आपके पास ना कंटेंट ज्यादा होता है, और आपको डर लगता है कि मेरे पास है तो कंटेंट बहुत ज्यादा, अगर मैं लिखने बैठा तो फिर ये वर्ड लिमिट एक्सीड कर जाएगा, तो उसमें आप ये यूज कर सकते हो, काफी हेल्पफुल है। ठीक है। उसके बाद आता है फोकस ऑफ एसे। जो आपका ऐसे का फोकस है ना, वो आपने कैसे समझा है, मतलब उसकी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कैसी रही है, आपने उसको समझा कैसे है। ठीक है। और उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है ना, कई कई टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं जो कि बच्चों को पता नहीं होता और पहले उन्होंने पढ़े नहीं होते, तो उसकी उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और वो इररिलेवेंट स्टफ लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो चीज अवॉइड करनी है। और अंडरस्टैंडिंग उसको पहले अच्छे से समझना है ऐसे को कि पूछना क्या चाह रहा है। फिर उसके बाद पैराग्राफ लिंकिंग, ये सबसे ज्यादा ट्रबलसम चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तंग करता है, उनको ये डाउट रहता है कि मैम पैराग्राफ लिंक कैसे करें, मतलब कि लिखने बैठते हैं तो एक पैराग्राफ लिखा, फिर उसी के लिंक में कैसे लिखें। तो
पहली बात तो टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये आपका जब आप लिखते रहोगे ना तो आपके प्रैक्टिस से अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। दूसरी बात, जहाँ वो पहला पैराग्राफ खत्म होता है ना, हमें वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट करना होता है ताकि वो थोड़ा इंटरेस्ट बांधे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सीरीज देख रहे हो, राइट? आप कई बार हम देखते हैं ना कि उसका सीक्वल आने वाला होता है और वो लास्ट में ऐसे उस पे खत्म करते हैं कि है ना, सस्पेंस बना रहता है और हमारे अंदर ना क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि आगे क्या, आगे क्या। तो वैसी कंटिन्यूटी आपको बनानी होती है कि पहले पैराग्राफ में आपने लिखा पर कुछ छोड़ दिया और ऐसे एंड पे छोड़ा कि अब जो नेक्स्ट है वो उसी के कंटिन्यूएंस में आप स्टार्ट कर रहे हो। तो वैसे पैराग्राफ को ना लिंक करके चलना है एक साथ। उसके बाद जैसे देखो मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन है, राइट? तो इंट्रोडक्शन में आपकी 3 अप्रोच होती है, ठीक है? अब इसमें 3 अप्रोच मैं मानती हूँ। सबसे पहले प्रायोरिटी पे मैं रखती हूँ करंट को, ठीक है? कि करंट सबसे पहले होना चाहिए कि आस-पास की दुनिया में चल क्या रहा है। आपसे कोई टॉपिक पूछ रहा है ना एग्ज़ामिनर, ऐसे, रिपोर्ट या फिर आर्गुमेंट, तो उसको कोई सपने नहीं आ रहे होते वो आपसे क्यों पूछ रहा है वो, क्योंकि वो कहीं न वो न्यूज़ में फ्लो कर रही है वो चीज़। तो इसीलिए आपको ना उसका वो पता होना चाहिए। तो आप उसको ना करंट से स्टार्ट कर सकते हो कि वो न्यूज़ में क्यों है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अब मैंने ऐसे दे दिया आपको, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो हमारी सीआईएसएफ की नई चीफ थी वो जो डीजी थी, वो हमारी नियुक्त हुई थी नई। और उसके बाद ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का इनॉग्रेशन भी हुआ था। ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल का इनॉग्रेशन। तो ये सारी चीजें आप इनसे स्टार्ट करोगे तो वो एक ना आपके ऐसे को इम्प्रेसिव बनाएंगे और आपको एक अलग एज देंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी रेजिमेंट, और ये सब ना सब लिखेंगे तो वो आपको ना मतलब एवरेज मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसी चीजों से स्टार्ट करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एस देगा और आपको अच्छा वो उसमें मार्क्स दिला के लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद है दूसरी अप्रोच जो होती है वो होती है कोर्ट की। आप किसी अगर आपको करंट का कुछ नॉलेज नहीं है तो आप कोई कोर्ट से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप अगर कुछ भी उसमें कोट डाल सकते हो। तीसरा होता है डिस्क्राइब। अब मरता क्या ना करता, इन दोनों में से अगर कुछ नहीं आपको सूझ रहा तो आप एक काम करो, उस टॉपिक को ही डिस्क्राइब कर दो। कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक जो होता है ना पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है, तो आप उससे रिलेटेड आर्टिकल्स लिखते हो। कुछ आर्टिकल्स की भी कौन से आर्टिकल में मेंशन है, कौन से स्केड्यूल में है, तो मतलब ये चीजें आप डाल सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन की बात। उसके बाद आते हैं बॉडी में। बॉडी में क्या होता है, जैसे मैंने बताया मेरिट्स और डिमेरिट्स वाला, कोई जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन है तो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों होंगे, राइट? तो आप उस बॉडी में क्या करोगे, पॉजिटिव के आर्गुमेंट दोगे दो और नेगेटिव के आर्गुमेंट दोगे दो, विद एग्जांपल्स। ठीक है, विद एग्जांपल्स। फिर ये मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस होगा। अब जैसे मैंने एक सीरीज चला रखी है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, तभी मैं आपको बोलती हूँ कि स्कीम्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो वो आपको वन डे एग्जाम जो हमारा होते हैं, इसके अलावा भी सीएपीएफ के अलावा भी जितने भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर एमसीक्यूज में जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें काम आता है और सब्जेक्टिव में भी काम आता है। अब जैसे आप इसको अगर पूरे डायमेंशन में अगर एक्सप्लेन करने जाओगे तो आप उसमें ना गवर्नमेंट का स्टांस भी लिखोगे ना, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज के लिए और क्या कर सकती है, तो उसमें आप इसमें स्कीम्स डाल सकते हो। इसीलिए बोलती हूँ आपको कि स्कीम्स करना है अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करना है टॉपिक का। फिर आते हैं कंक्लूजन की। अपना कई बच्चे बहुत ही गलत करते हैं, वो ना कंक्लूजन में क्या करते हैं, कंक्लूजन लिख के और फिर कंक्लूड करते हैं। तो वो जरूरी नहीं है, इसको अवॉइड करो, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, लास्ट का जो पैराग्राफ है, और वो बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप मतलब बेसिकली मैं कहूँ तो डिप्लोमेटिक अप्रोच होनी चाहिए, जो पॉलिसी इंडिया की भी है। ठीक है, तो आपकी डिप्लोमेटिक अप्रोच होनी चाहिए। आपको ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिक्स करके समराइज करना है कि ऐसा ऐसा है और इसका हम अगर ध्यान से अगर इस चीज को सुधारें तो ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए हमारी ये अप्रोच होनी चाहिए। तो आपको ना उस पर एक बैलेंस स्टांस देना है और अपनी एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। तो ये रहेंगे एक अच्छे ऐसे के क्या बोलेंगे उनको, हाँ, एक अच्छे ऐसे के जो पार्ट्स है वो रहेंगे कि ये कवर होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉमन डाउट्स जो आप सब पूछते रहते हो। ये है कॉमन डाउट्स जो
हर किसी का दिमाग में ना चलते रहते हैं जब वो तैयारी कर रहे होते हैं। मेरे पास इतने बच्चे आते थे जब मैं कॉपी चेक करती थी, मैम आपने मुझे 7 ही नंबर दिए, मैम आप मेरे को 10 ही दिए जा रहे हो, ठीक है? तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? एवरेज मार्क्स कितने होते हैं? मेरे मार्क्स अच्छे हैं, नहीं है? मतलब तमाम तरीके के डाउट्स होते हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं एक बार। तो मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करें, तो 10 से 12 तक का जो स्कोर होता है वो आप लेके आ सकते हो आउट ऑफ 20। अगर आप ये जो पॉइंट्स मैंने ऊपर डिस्कस करे, इनको आप दिमाग में रखते हो और अच्छे से अगर आप परफॉर्म करते हो उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, तो आप लेके आ सकते हो 10 से 12 मार्क्स आराम से। फिर आते हैं एवरेज मार्क्स। अगर आपको आपका इवैल्यूएटर 7 से 10 के बीच में दे रहा है और मतलब ठीक है कि 7 या फिर 8 या 9 मतलब इतना आपको मिल रहा है, ठीक है? तो वो एक एवरेज में मतलब एवरेज मार्क्स इतने हैं, तो आप अगर इतने लेके आए तो आपकी एवरेज की कैटेगरी में। अगर आप 11 से 12 पे जा रहे हो, तो ये अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है? वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग कोई ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, 13 टू 14 भी जा सकता है आपसे, ठीक है? तो 13 टू 14 बहुत मतलब ऐसा है कि रेयर केसेस में है और इसमें ना मतलब बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। बाकी अगर आप ज़्यादा कोशिश करोगे कि आप सोच रहे हो कि मैं पूरी एनर्जी ऐसे में ही लगा दूँ, मुझे तो ऐसे में ही स्टार लेने हैं, नहीं हो पाएगा, आपका टाइम चला जाएगा फिर इसके चक्कर में ना टाइम चला जाएगा। वो चला जाता है और फिर दिमाग खराब हो जाएगा, बाद का पेपर आपने ऐसे में तो 40 नंबर ले लिए, बाद में कुछ आया ही नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है? फिर बात कर रहा था मैंने फैंसी लैंग्वेज, कोई ज़रूरत नहीं है फैंसी लैंग्वेज की, ठीक है? आप सिम्प्लिफाइड लैंग्वेज में लिखो, आप स्पेलिंग एरर्स मत करो, ग्रामेटिकल एरर्स मत करो और थोड़ी सिंपल से थोड़ी-सी ना कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस, ठीक है? तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है? फिर बात आती है कई बोलते हैं हैंडराइटिंग का कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, जैसे मैंने ऊपर भी बताया लेजिबल होनी चाहिए, आपने क्या लिखा है वो समझ आना चाहिए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है आपने मोती गाड़ रखे हैं पूरे उसके अंदर चांद सितारे लगा रखे हैं, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? आप लिखो, आप एक सही पेज से लिखो, आपकी जो जब आप प्लेन पेपर पे लिखो तो आपके टेढ़े मेढ़े अक्षर नहीं जाने चाहिए, सीधे लिखने हैं और पूरे एग्जामिनर को समझ आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, तो मोर देन इनफ है। उसके बाद ये है यूनिवर्सल डाउट। ऐसा होता है कई बार कि ना जैसे यूपीएससी सीएससी वाले बच्चे भी सीएपीएफ के लिए मतलब अपना प्लान बी में रखते हैं इसको, वो भी कई बार इसमें अपीयर होते हैं और उनका क्या होता है, उनका पेपर वन अच्छा होता है, फिर पेपर टू भी उनका मतलब ऐसे कंटेंट वाइज वो रिच होते हैं, बट उनका क्या होता है ना, उनको कई बार फॉर्मेट्स नहीं पता होते कि जैसे मेंस राइटिंग अलग होती है और सीएपीएफ की ऐसे राइटिंग अलग होती है, तो ना उनको उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको ये नहीं अच्छे से पता होता कि बेसिकली जो इसका फॉर्मेट होता है उसे किस फॉर्मेट में लिखना है हमने, अब उनके नंबर कटते हैं तो वो परेशान रहते हैं। तो उनके लिए बता रही हूँ, वो कई बार बोलते हैं कि मैम फ्लो चार्ट मतलब कोई बोल रहा है बना सकते हैं, कोई बोल रहा है नहीं बना सकते हैं। भाई बना सकते हैं, आपकी मर्जी। आप बनाओ, आपका टाइम बचेगा, आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगी। यूपीएससी ने कोई गाइडलाइंस नहीं दे रखी इसके लिए, ठीक है? नहीं है ना, यूपीएससी ने कभी बोला है कि आप मत बनाओ फ्लो चार्ट्स या फिर ये फ्लो चार्ट्स आप नहीं बना सकते। तो जब तक नहीं बोला आप बना सकते हो, आपके फेवर में जो चीज़ आप करो, जब तक वो अलाउड है, ठीक है? उसके बाद जैसा ये पूछते हैं कि जैसे फ्लो चार्ट्स हैं, वो यूपीएससी ने कभी कहीं मेंशन नहीं कर रखे। अगर यूपीएससी कुछ मेंशन करना तो खुद कर देता है। जैसे कि 2023 की अगर बात करूँ उसमें उन्होंने साफ-साफ लिख दिया था कि रिपोर्ट में ना आप एक्स-वाई-जेड एबीसी लिखो, आप एग्जामिनेशन हॉल या फिर जो एड्रेस लिखते हैं ना, वो मत लिखो। ठीक है, आप एक्स वाई जेड एबीसी लिखो, डेट लिखो, उतना ही लिखो। तो उनको अगर कुछ स्पेसिफाई करना होता है ना, कुछ मेंशन करवाना होता है तो वो खुद बोल देते हैं। सो आप आराम से अपना खुल के ऐसे लिखो और आप बनाओ फ्लो चार्ट अगर आपको बनाने हैं तो। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई और तो मैं जैसे मैंने बताया वीडियो पसंद आई तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही हम लेके आएंगे रिपोर्ट पे, क्योंकि रिपोर्ट का भी जानना है ना हमने कैसे लिखनी है, उसके लिए क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे कितने एवरेज मार्क्स मिलते हैं, कितने आप मैक्सिमम लेके आ सकते हैं और कैसे क्या करना होता है, ठीक है? इसमें मैं एक पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया, वो मैं अभी आपके साथ फिर से डिस्कस करना चाहती हूँ, इम्पोर्टेंट है। जैसे कई बच्चों को ना प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता और उनको ऐसे वो लिखते हैं, 1-2 पैराग्राफ लिखते हैं ऐसे में और फिर ज़ोन आउट हो जाता है। मतलब वो भूल जाते हैं, फिर वो सोचने लग जाते हैं, फिर उनका टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए आप क्या करो, स्टार्टिंग के 3 टू 5 मिनट्स एक बार ना ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो अपनी, ठीक है? एक बार अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। जैसे अगर पहले कोई ऐसे ठीक है, अभी मैंने नाम कोर्सेज़ तो पहले आप देखो कि मेरे को ना इंट्रो में क्या लिखना है,
ठीक है, मैं इंट्रो में क्या-क्या मेंशन करूँ, फिर मेरे बॉडी में क्या-क्या मेन पॉइंट्स होने चाहिए, कीवर्ड्स ढूँढो उसके, ठीक है, ये कीवर्ड्स ढूँढ लिए, उसके बाद मेरे को कंक्लूड कैसे करना है, तो मोटा-मोटा ना एक बार अगर आपको लिखना भी नहीं है ना, तो आप एक बार अपने दिमाग में ही बना और फिर उसके बाद अटेम्प्ट करो, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू, टिल देन हैप्पी स्टडी।